अगर आप भी IIT जैम, नेट या गेट जैसी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि आपको थ्योरी चाहे कितनी भी आती है, एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कितनी अच्छी है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे वेक्टर स्पेसेस, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि किसी इंसान को देख के ही आपको उसका हाइट के बारे में बताना होगा कि तो क्या आप बता सकते हैं? इनफैक्ट आप तभी बता सकते हैं अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो। वैसे ही हम देखेंगे आज कैसे किसी वेक्टर स्पेस को देख के ही उसके डायमेंशन के बारे में हम लोग बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एंड साथ ही साथ कोई भी सेट देखते ही कैसे बताएं कि वो वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए, लेकिन शुरू करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स एंड डेफिनेशंस जान लेंगे। So let's start with some basic examples of vector spaces. So whenever we talk about vector spaces, the first example that comes in our mind is Rn, where this addition is addition of elements in Rn, and this multiplication is scalar multiplication. Number 2, MNR, under matrix addition and scalar multiplication. This is the set of all n cross n matrices. Number 3, PNR. This means all polynomials with degree less than or equals to n. Now before going to problems, we define what is vector subspace. Vector subspace. A subset, let V be a vector space and W is a subset of V, then W is said to be a subspace of V if whenever we add two elements of W, that is if alpha comma beta in W, then alpha plus beta is also in W. Number 2, if C is a scalar and alpha is in W, then C alpha is also in W. Now here is an important remark, that if W is a subspace of a vector space V, then W itself is a vector space. And the importance of this remark is, जब भी हमें कोई भी सेट को वेक्टर स्पेस दिखाना होगा, हम लोग क्या करेंगे, उस सेट को वेक्टर स्पेस दिखाने की जगह हम लोग उस सेट को सबस्पेस दिखा देंगे किसी वेल नोन वेक्टर स्पेस का। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें द सेट ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस को वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो M3R is a vector space. So to prove S is a vector space, it is enough to show that S is a subspace of M3R. It is enough to show that S is a subspace of M3R. Now the question is, S क्यों subspace हो रहा है M3R? तो to prove S is a subspace of M3R, हमें क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि अगर A, B S में है तो A प्लस B भी S में होगा। एंड नंबर 2, अगर C कोई भी स्केलर है और A S में है तो C A भी S में होगा।
And what does this means? This means that if a comma b इसमें रहने का मतलब क्या है? इसमें रहने का मतलब है कि ए और बी को सिमेट्रिक होना पड़ेगा। तो इफ़ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, दैट इज इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक, देन ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। नंबर 2, इफ सी बिलोंग्स टू आर and A is symmetric, then CA is also symmetric. And see, this holds by some basic matrix properties. This holds by matrix properties. Easily you can verify that if A and B are symmetric, then its addition is also symmetric, and if you multiply a symmetric matrix by scalar, then it is also symmetric, and hence S is a subspace of M3R. That is, S itself is a vector space. Now see, we've just proved, हमने अभी प्रूव किया कि S एक वेक्टर स्पेस है। अब S क्योंकि वेक्टर स्पेस है तो हम लोग इसके डायमेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इज, इसका डायमेंशन क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो लेट अस टेक एनी एलिमेंट A इन S। इसका मतलब क्या है कि A सिमेट्रिक है। A एक 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो 3 तो हम लोगों ने स्केलर्स को बस अलग कर दिया और इस तरीके से हम A को लिख सकते हैं। And since there are 6 linearly independent matrices, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टोटल 6 matrices हैं। This means that every A belongs to S can be written as a linear combination of linear combination of 1 0 0 0 0 0 dot 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 0 0 0 1 0 1 0. So dimension of S will be 6, क्योंकि यहाँ पर 6 मैट्रिसेस आ रहे हैं, यानी कि इसके हर एक एलिमेंट को हम लोग इस 6 मैट्रिक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। And what will be the basis of S? इसका बेसिस क्या होगा? इसका बेसिस होगा ये 6 मैट्रिसेस, यानी कि 1 0 0 0 और आखिर में 0 0 0 0 1 0 1 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया? अभी हमने बेसिकली 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में उस स्पेस का डायमेंशन निकाला। तो क्या हम लोग इसे जनरलाइज कर सकते हैं, यानी कि n×n सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए उस स्पेस का डायमेंशन निकाल सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर इस केस में डायमेंशन ऑफ S जो था वो था नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज बाय 2, क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डायगोनल एंट्रीज के लिए, हर एक डायगोनल एंट्रीज के लिए हमें एक एक मैट्रिक्स मिल रहा है, और दो नॉन डायगोनल एंट्रीज मिला के यानी कि A12 और A12, ये दो A12 मिला के हमें एक मैट्रिक्स ही मिल रहा है बस। डायमेंशन ऑफ इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज प्लस नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज बाय 2। और A अगर S में है तो नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ A क्या होगा? एक n×n मैट्रिक्स में कितने डायगोनल एंट्रीज रहते हैं? n
कोई भी अगर हम लोग n क्रॉस n मैट्रिक्स लेते हैं तो उसमें n डायगोनल एंट्रीज रहती है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज कितनी रहती है? नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज टोटल एंट्रीज माइनस डायगोनल एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज माइनस डायगोनल एंट्रीज, यानी कि और n क्रॉस n मैट्रिक्स में टोटल कितने एंट्रीज रहते हैं कुल मिला के? n स्क्वायर माइनस n। तो इस केस में डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा? नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज, दिस साइन डिनोट्स द नंबर, दैट इज नंबर ऑफ डायगोनल एंट्रीज, एंड नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज by 2. This means n plus n square minus n by 2. That is n square plus n by 2. In fact, if we put n equals to 3 here, then it will be 6, as we just have seen in this example. तो हम लोग याद रखेंगे कि सेट ऑफ स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। नाउ नेक्स्ट, हमने अभी देखा कि सेट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होता है। अब देखेंगे कि स्पेस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होता है। तो पिछली बार की तरह इस बार भी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट लेंगे W से, यानी कि ए क्या हो जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। दैट इज ये देखने में कैसा होगा? ये देखने में कुछ इस तरीके का होगा। इसके डायगोनल एंट्रीज 0 0 होंगे, क्योंकि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एंट्रीज 0 होते हैं। और यहाँ पर अगर A12 है तो यहाँ पर माइनस A12 होगा। यहाँ पर अगर A1 है, A1n है, तो यहाँ पर ये माइनस 1 एंड सो ऑन। तो इस केस में हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं? ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हर एक नॉन डायगोनल एंट्रीज, हर दो नॉन डायगोनल एंट्रीज के लिए हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है। जैसे A12 और इस A12 के लिए हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है। इस A1n और इस A1 दोनों A1n को मिला के हमें एक मैट्रिक्स मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W इज नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज बाई 2। दिस मीन्स हमने अभी देखा था कि नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एंट्रीज कितने होते हैं? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ऑल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दिस इज n इंटू n माइनस। और सिमेट्रिक के केस में क्या था? यहाँ पर बस एक प्लस था। अब आते हैं इस केस में, इस प्रॉब्लम को देखते ही कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, सिर्फ अगर W1 इतना दिया रहता तो हमें पता था उसका आंसर क्या होता, डायमेंशन ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिसेस। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा टर्म ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 भी है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका तो क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, तो डायमेंशन ऑफ W1 क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस -1। ये -1 क्यों आ रहा है? क्योंकि ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? हमने अभी देखा सिमेट्रिक मैट्रिसेस के केस में डायमेंशन क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2 -1। लेकिन क्या होता अगर यहाँ पर एक कंडीशन की जगह पे एक और कंडीशन दिया रहता? तो चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए इस केस में यहाँ पर क्या है, दो कंडीशंस हैं, ट्रेस ऑफ A इक्वल्स टू 0 एंड A11 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में डायमेंशन ऑफ W2 क्या हो जाएगा? क्योंकि दो कंडीशंस है, तो दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस -2।
and this means n into n plus 1 by 2 minus 2. In fact, the general theory behind this is dimension of W2 is dimension of space of symmetric matrices minus number of linearly independent equations. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू 0, यानी कि a11 प्लस a22 प्लस ann इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर a11 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पर क्योंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हैं, यहाँ पर दो लीनियरली, इसीलिए हमने यहाँ पर -2 किया. अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशंस होते तो -3 करते. हमने स्टार्टिंग में देखा था कि PNR ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री लेस देन n वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है. ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है. तो इसके डायमेंशन के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं. तो इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ PNR. तो जब भी हमें डायमेंशन निकालना होगा या बेसिस निकालना होगा, हम लोग क्या करेंगे? कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेट Px बिलोंग्स टू PNR. दिस मीन्स Px देखने में कैसा होगा? Px का डिग्री क्या होगा? n है, n से छोटा, यानी कि Px देखने में ऐसा होगा an x to the power n. दिस मीन्स दिस कैन बी रिटन एज a0 into 1 प्लस तो हम लोग Px को ऐसे लिख सकते हैं. दिस मीन्स दैट एवरी, इससे हमें क्या पता चलता है? एवरी Px इन PNR कैन बी रिटन एज a linear combination of 1x x square x to the power n. और यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? यहाँ पर n+1 एलिमेंट्स हैं, और सारे एलिमेंट्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे? इनफैक्ट ये सेट हो जाएगा हमारा बेसिस. और डायमेंशन ऑफ PNR क्या होगा? डायमेंशन को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस. ये हो जाएगा n+1. अब नोट करिए, यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया था? PNR को ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n. हमने ये नहीं लिया था कि डिग्री इक्वल्स टू n. तो क्या होता अगर हम लोग डिग्री इक्वल्स टू n लेके चलते? यानी कि व्हाट हैपेंस इफ वी टेक s इक्वल्स टू ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री इक्वल्स टू n? तो क्या s वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा? s क्या है? ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री एग्जैक्टली इक्वल्स टू n. अब देखिए, s इनफैक्ट s इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. क्यों? s क्यों वेक्टर स्पेस फॉर्म नहीं कर रहा? बिकॉज अल्फा इक्वल्स टू x to the power n plus 1 और बीटा इक्वल्स टू -x to the power n plus 1. दोनों की डिग्री क्या है? अल्फ़ा और बीटा दोनों का ही डिग्री n है. दिस मीन्स अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इसमें है, क्योंकि इसमें किस टाइप के पॉलिनोमियल्स रहते हैं जिनकी डिग्री n के साथ इक्वल होता है. लेकिन अल्फ़ा और बीटा इसमें होने के बावजूद भी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि 2 अल्फ़ा प्लस बीटा इसमें नहीं है. हम लोग क्या कहेंगे कि एस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस. और यही वो रीज़न है कि हम लोग PNR को कंसीडर करते हैं जिसमें ऑल पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू n रहता है. क्योंकि अगर डिग्री एग्जैक्टली इक्वल्स टू n लेते तो वेक्टर स्पेस ही नहीं बन पाता. तो अब चलिए देखते हैं कि PNR के कुछ प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स किस टाइप के हैं? t² + t + 2, t² + 2t + 5. इनफैक्ट P2R में किस टाइप के पॉलिनोमियल्स रहते हैं? पॉलिनोमियल्स विथ डिग्री लेस देन और इक्वल्स टू 2. तो ये P2R का एक स्पेस है. अब इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे?
इसका डायमेंशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को जो दिया हुआ है उसे थोड़ा आसान बनाएंगे, यानी कि हम लोग ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी को इस नज़रिए से देखेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, जो कि R3 में है। अब क्योंकि हम लोग R3 में ज़्यादा फैमिलियर है तो हम लोग इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो आइए देखते हैं। तो W क्या हो जाएगा, स्पैन ऑफ पहला वाला क्या हो जाएगा 1t² प्लस 1t प्लस 2, तो W हो जाएगा 112 हो जाएगा 125। मैं बस इसे यूज़ कर रहा हूँ इस फैक्ट को, AT² प्लस BT प्लस C को हम लोग इस नज़रिए से देखेंगे। 5t² प्लस 3t प्लस 4 क्या हो जाएगा 5 3 4, एंड द लास्ट वन विल बी 2 4 which is a subspace of R3. Now we will find डायमेंशन ऑफ W इन R3। तो देखिए हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, जो प्रॉब्लम था वो P2R में दिया हुआ, लेकिन क्योंकि हम लोग P2R के साथ फैमिलियर नहीं है जितना कि R3 के साथ है, तो हम लोगों ने क्या किया, इस W में जितने भी टर्म्स थे उसे R3 के टर्म्स के नज़रिए में देखेंगे और फिर हम लोग W का डायमेंशन फाइंड करेंगे इन R3, विच विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि डायमेंशन चेंज नहीं होगा। अब क्वेश्चन है कि इस W स्पेस का डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे R3। डायमेंशन ऑफ W इज नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स in the set 1 1 2 1 2 5 5 3 4। तो अगर हमें पता चल जाता है कि इस सेट में कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वही W का डायमेंशन होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है कि इन चारों वेक्टर में से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर द मैट्रिक्स ए 1 1 2 1 2 5 5 3 4 2 2 4। द मैट्रिक्स ए कंसिस्ट ऑफ, ये मैट्रिक्स क्या है, ये मैट्रिक्स के जो कॉलम्स है उस कॉलम्स आर द वेक्टर्स, और द वेक्टर्स इन W। अब देखिए अगर इसे हम लोग रो रिड्यूस करते हैं इस मैट्रिक्स को, तो हमें पता चल जाएगा इस कॉलम जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से कितने लीनियरली इंडिपेंडेंट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे रो रिड्यूस करेंगे, R2 डैश इक्वल्स टू R2 माइनस R1 एंड R3 डैश इक्वल्स टू R3 माइनस 2R1। ये हो जाएगा 1152 0। तो रो रिड्यूस्ड फॉर्म से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स का रैंक 2 है, दिस मीन्स नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स is 2, and this means that number of linearly independent vectors in the given set is 2. Given set means in this set, and this means that dimension of W is 2. तो हमने अभी देखा कि कैसे किसी वेक्टर स्पेस को देख के ही या थोड़ा सा विजुअलाइज करके ही उसके डायमेंशन के बारे में बता सकते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग और भी ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जो कि जो कि हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को इम्प्रूव करने में हमें मदद करेगी।